वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस बाय तरुण। तो हम लोग आर ओ के पॉलिटी के टेस्ट सीरीज़ लगा रहे थे संस्कृति आईएएस के, तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 40 क्वेश्चन तक कर लिया है, अब 41 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइबल म्यूजियम इन उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, उस संदर्भ में कौन सी करेक्ट है ट्राइबल म्यूजियम जनजाति संग्रहालय की स्थापना के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट विल बी स्टैब्लिश्ड इन मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश होगा। फिर दूसरा बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ ₹15 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच म्यूजियम, हर एक म्यूजियम के लिए। तो ये दोनों करेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी रुपीज़ देगी ये म्यूज़ियम बनाने के लिए। ठीक है, बेसिकली इसका उद्देश्य ये होता है कि म्यूज़ियम बनाने का क्या होता है कि जो जनजाति हैं वो अलग हैं, उनके रीति रिवाज अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें रहन सहन हम लोगों से नॉर्मल लोगों से अलग हैं। तो उस चीज़ को ट्राइबल म्यूज़ियम बनाने के उद्देश्य यही है कि उसको संग्रह कर सके। कोई म्यूज़ियम क्यों बनाया जाता है, ठीक है, तो इसका दोनों ही करेक्ट होगा। अब आते हैं विद रेफरेंस टू द स्वरदेव महामंदिर के संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट सही हैं इन दोनों में से। ठीक है, पहला है इट इज़ अ सिंबल ऑफ द टीचिंग एंड द सरमन्स ऑफ द महर्षि सद फलदेव जी का। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि 4000 कपलेट्स ऑफ द स्वर वेद आर एंग्रेव ऑन द मार्बल वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल। बिल्कुल सही है। ठीक है, इन दोनों राइट हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में 18 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, उद्घाटन किया है और इसमें 7 मंजिलें, इस महामंदिर की ऊंचाई 7 मंजिल है और इसकी 180 फीट है। ये सब चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें कहीं कहीं पूछ सकती हैं, बट आप लोग ऐड कर लीजिएगा चीज़ें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। व्हाट रैंक डिड उत्तर प्रदेश होल्ड इन द रीसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय द CBRE रिगार्डिंग द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। MSMEs के रिस्पेक्ट में ये पूछ रहा है कि कौन से रैंक हमारी उत्तर प्रदेश का आया है। ठीक है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का आया 3rd रैंक। ठीक है, और टॉप कौन किया है, टॉप में महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, और एक और चीज़ है इसमें, इसकी जो थीम है वो थीम इसका लिख लीजिएगा, थीम पूछ सकता है अनलिशिंग द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की ये थीम है। ठीक है, 44 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच के लिए पूछा है। ठीक है, और ये यूपी स्पेशल के उसमें संदर्भ में आ जाता है ना। तो देख लेते हैं महोबा किस लिए फेमस है। तो महोबा है, गौर स्टोन दिया है, इसका मतलब गौरा के पत्थर। ठीक है, अमरोहा के ढोलक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत फेमस हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम C का 3 मार दें, C का 3 मारते ही B और D ऑप्शन गए। ठीक है, C का 3 मारते ही फिर बरेली का हमें पता होता है कि जरदोजी के जो और बैम्बू के प्रोडक्ट्स बरेली में बहुत फेमस है, बरेली का जो बाज़ार है। ठीक है, वो हो गया। सिद्धार्थनगर में काला नमक राइस है। और हाल ही में इसके रिस्पेक्ट में करंट अफेयर्स में एक चीज़ थी, इसको बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार बहुत सारे कदम उठाई है, वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या क्या किया है। फिर इसका आंसर हो जाएगा, तब तो क्लियर है, A का 1 महोबा के गौरा स्टोन मतलब गौरा के पत्थर, काला नमक चावल और ये ढोलक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 में व्हाट इज़ द थीम ऑफ द संस्कृति उत्सव 2023 organized by the government of उत्तर प्रदेश with the aim of the providing a platform for the folk artist। थीम डायरेक्टली पूछ दिया है, तो थीम तो हमें याद होना चाहिए बस, आवर कल्चर आवर आइडेंटिटी, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान ही इसकी थीम है। ठीक है, संस्कृति उत्सव 2023 का जो ऑर्गेनाइज हुआ था, उत्तर प्रदेश ने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद रेफरेंस टू वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्या स्टेटमेंट इसमें सही होगा। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन टू कंट्रोल द पावर थेफ्ट। अच्छा, ठीक है, जो चोरी हो रही है बिजली की उस पर नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। इट प्रोवाइड 100% रिबेट टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स विद 1 किलोवाट लोड कनेक्शन। 1 किलोवाट का लोड कनेक्शन होगा तो वो रिबेट दे रही है कौन, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, इसमें 1 किलोवाट भारतीय कनेक्शन वाले बिजली उपभोक्ता को 7% छूट प्रदान करने का प्रावधान दिया है। और ये दोनों ही सही है, क्योंकि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है उन दोनों इसको 2 फेज़ में लॉन्च किया है, 2 फेज़ में लॉन्च किया गया है। ठीक है, पहले से 8
8 से लेके 30 पहला वाला जो फेज़ है 8 से लेके 30 नवंबर तक है, ठीक है, पहला फेज़ 1। और फेज़ 2 जो है वो होगा 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। 2 फेज़ में है, 1 नवंबर में 1 दिसंबर में, ठीक है। बस अगर स्टेटमेंट आ जाए कि ये 2 फेज़ में लॉन्च किया गया है तो उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं रहेगी कि हाँ 2 फेज़ में लॉन्च किया गया, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 47 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्राम पंचायत ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ ऑनर्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ISO फॉर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी सर्विस, ठीक है। कौन सा भाई दिया गया है, ये बाराबंकी यानी सिधियावन को दिया गया, सिधियावा को किया गया, बाराबंकी को ये अवार्ड दिया, ऑनर किया गया है, ठीक है, क्वालिटी सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए। सिंपल है। 48 देख लेते हैं। 48 में सबसे पहले वो बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू द काशी तमिल संगम 2023 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस वॉज चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। अच्छा, प्रेसिडेंट जो मॉरिशस के थे हैं वो चीफ गेस्ट बने, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन द कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन वॉज लॉन्च्ड। ये तो सही है, ये वाला गलत है। मॉरिशस के जो चीफ ये फंक्शन के मॉरिशस के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। इसका बेसिकली उद्देश्य ये है कि जो वाराणसी है, काशी है और तमिल मीन्स नॉर्थ एंड साउथ का इंटरलिंकिंग जो चीज़ें आप बता सको कि वो वैल्यू रखता है, ठीक है। तो कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन भी लॉन्च की गई है और मोदी जी ने ही इस चीज़ की इनॉग्रेशन की थी, मतलब इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ये बढ़ाता है, तो ये इंक्रीज़ करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की, ठीक है, जो कि बहुत सारी यूनिटी और इंटीग्रिटी का फैक्टर है। तो हम अपने मेंस के आंसर्स में भी लिख सकते हैं यूनिटी और इंटीग्रिटी, ये सब चीज़ों को इंडिया का। 49 देखते हैं। Which of the following district of the Uttar Pradesh is ranked second in the first Delta ranking of the aspirational block program APB announced by the नीति आयोग in the December, ये वाली चीज़, ठीक है। तो इसका आंसर कौसंबी होगा। और एक और बात, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो नीति आयोग चलाती है ये हमें याद भी होना चाहिए और इसमें दे भी दिया है, कभी कभी पूछ भी देता है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द दिव्य अयोध्या ऐप कंसीडर द फॉलोइंग। दिव्य अयोध्या ऐप के रिगार्डिंग में कंसीडर करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। इट वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का ये फैक्टर है कि बोल रहा है कि ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन अबाउट टूरिस्ट एंड रिलीजियस प्लेसेस इन अयोध्या कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस। अच्छा, सिंपल देखो, सेकंड वाला कितना जेनरिक स्टेटमेंट है कि भाई ये ऐप बनाया गया है तो उस ऐप से कुछ इन्फॉर्मेशन ही तो हम प्राप्त करेंगे जो टूरिस्ट वहाँ देखने आ रहे हैं, तो सबसे ईजी है। बट यहाँ पे कैच क्या है, मोदी जी, नरेंद्र मोदी, जबकि ये योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, ठीक है, इनॉग्रेशन। क्योंकि ये फैक्चुअल है और हमेशा देखना स्वैप करता है, कोई ना कोई आयोग क्या करेगा, वो चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं नरेंद्र मोदी, जैसे होता है ना कि पीएम को सीएम कर दे, प्रेसिडेंट को पीएम, ऐसी चीज़ें चेंज करता है, सारे आयोग करते हैं, यूपीएससी से लेकर यूपीपीसीएस। बस हमें ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द नंबर ऑफ जजेस कैन बी इंक्रीज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। बताओ, तो ये पार्लियामेंट के हाथ में होता है। सुप्रीम कोर्ट की बात बोला है, जबकि ये बोल दे कि अगर हाई कोर्ट के जजेस की अगर बात की जाएगी तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। यहाँ पे अलग है, ये नहीं बोल देना कि लेजिस्लेचर करता है, बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट, क्योंकि फेडरल करेक्टर वहाँ पे रोल प्ले करता है, इसलिए फेडरल करेक्टर प्ले करता है, इसलिए प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू द पंचायती राज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 52 वाला। विद रेफरेंस टू द पंचायती राज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट पंचायती राज के रिस्पेक्ट में सही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द स्टेट लेजिस्लेचर विल मेक प्रोविजन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती बाई लॉ, कि जो राज्य के विधानमंडल होते हैं वो पंचायती लॉ के रिस्पेक्ट में प्रोविजंस बनाएंगे। बिल्कुल सारी की सारी पंचायती की स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में होता है। सेकेंड है एवरी स्टेट विल फॉर्म लोकल बॉडीज एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। बिल्कुल सारे स्टेट को विल बनाना चाहिए और वो डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन क्या है, तो ब्लॉक वाला बनेगा कि नहीं बनेगा। स्टेट्स हुज पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 20 lakhs विल नॉट बी एबल टू फॉर्म पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। बिल्कुल यही तो बोला मैंने ऊपर कि जो आपका अगर मान लो कि पॉपुलेशन अगर एक्सीड नहीं करता है तो आप इंटरमीडिएट लेवल को पंचायत नहीं बना सकते जो ब्लॉक लेवल पे बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, तीनों ही सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिलान करने के लिए पूछा है मैच द फॉलोइंग। तो इंस्टीट्यूशंस बोला है और आर्टिकल बोला है। ये सबसे
ईजी होते हैं, क्योंकि अगर आपको 1 से 2 भी आ गया तो आप आंसर ले जा सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं यूपीएससी का है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन सबसे ज़्यादा सबको याद होता है, तो हमें बी का 1 ही मारना चाहिए। बी का 1 कहाँ कहाँ दिया है, सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, एनसीएससी और कैग। कैग तो हमने आर्टिकल ऊपर पढ़ा था 148 ही होता है, तो डी का 3 हो जाएगा। डी का 3 आते ही आंसर आ गया, मतलब ए का 2, यूपीएससी का 315। ठीक है, एनसीएससी का है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। विद रेफरेंस टू द नेशनल, वही वाली पूछ दिया है कि वहाँ पे एनसीएससी पूछा है, एनसीएसटी पूछ दिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, देख लेते हैं भाई। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये ऊपर वाले आर्टिकल 338 के ही 2003 के अधिनियम में चेंज हुआ था, 3 में चेंज हुआ था। ठीक है, तो संशोधन करके आया था, तो 3, क्योंकि ऊपर वाला ये शेड्यूल कास्ट के लिए है और ये शेड्यूल ट्राइब्स का, तो अधिनियम में चेंज हुआ था। ठीक है, तो इसके तहत आया था। फिर सेकंड बोल रहा है द प्रेसिडेंट प्रेजेंट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कमीशन टू ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट के में ये प्रस्तुत करते हैं प्रेसिडेंट जी। ठीक है, तो दोनों सही है। 55 देख लेते हैं। 55 में पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड। हैबियस कॉर्पस मतलब होता है कि आप बॉडी को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करो, ये बोलता है। ठीक है, तो इशू किस में नहीं हो सकता, ये पूछ रहा है। अगर डिटेंशन लॉफुल है तो बिल नहीं हो सकता। ठीक है, द प्रोसीडिंग्स हैव टेकन प्लेस अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, बिल्कुल तभी भी नहीं होगा। द डिटेंशन हैज टू टेक प्लेस जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट के जुडिक्शन के बाहर कुछ चीज़ें हुई हैं, तो हिरासत जो लिया गया न्यायालय क्षेत्र के बाहर हुई है, तभी भी नहीं हो सकता। बट वो कोर्ट के जुडिक्शन में आएगा तभी एक हैबियस कॉर्पस लगता है। ठीक है, जो रिट कहाँ पे है, रिट कोर्ट के लिए है, तभी लगेगा। तो ये तीनों ही आंसर, तीनों में ही हैबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड। ठीक है, और एक और प्लस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी होता है, तभी पर्टिकुलर शायद नहीं होता है। 3 चीज़ें थी और एक और था। ठीक है, देख के बता दूंगी मैं बाद में। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, फिर देखते हैं असर्शन और रीज़न के बारे में बात करता है, और हम वही चीज़ें करेंगे बिकॉज लगा के देखेंगे कि वो उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यही डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, बोल रहा है नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर द डीपीएसपी वाइल मेकिंग द पॉलिसी। कोई भी गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि एस्पिरेशंस, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था कि नीति बनाने के लिए जो हमारे नीति निर्देशक के तत्व हैं वो अवहेलना नहीं कर सकती कोई भी गवर्नमेंट। बिल्कुल ये बात सही है। द डीपीएसपी आर ऑटोमेटिकली एनफोर्सिबल इन द कोर्ट, नहीं, वो नॉन एनफोर्सिबल होते हैं। उसके आर्टिकल स्टार्ट 36 में ही आते आते बोल देता है कि भाई दे आर नॉन एनफोर्सिबल इन द कोर्ट, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही एनफोर्सिबल होते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी तो नहीं होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल मेजॉरिटी से कैसे कि कौन कौन सी अमेंडमेंट हो सकती हैं देख लेते हैं। क्रिएशन और एवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट, ये बोल रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कि ये, ठीक है, मैटर्स रिलेटिंग टू 6 शेड्यूल, सिटीजनशिप का पता ही हमें, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। भाई इसके लिए तो कभी नहीं, ये वाली चीज़ें तो हैं, बट सिंपल मेजॉरिटी के साथ ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। कोई अमेंडमेंट बड़ी सी चीज़ जो चेंज नहीं हो रही है, तो मेजॉरिटी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हो तभी भी कर दो। 6 शेड्यूल में चेंजेस करनी है, सिटीजनशिप करनी है, अच्छा, और ये भी सैलरीज का ये सब आम बात होती है, तो वो भी कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द डीपीएसपी, कौन सा चीज़ मेंशन नहीं है देख लेते हैं। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, ये तो मेंशन है ही। प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन पब्लिक सर्विसेज, नहीं, ये पब्लिक सर्विसेज में ये चीज़ नहीं दी है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 है ये। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 है। ठीक है, आर्टिकल नंबर, सॉरी दिस 59 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द इमरजेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इमरजेंसी के तहत में स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं। इमरजेंसी इज डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ओरल एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नहीं, यही चीज़ तो इंदिरा गांधी के टाइम हुई थी, और रिटन और कैबिनेट की होती है। रिटन एडवाइस होती है, रिटन जो लिखित में दो, और कैबिनेट, भाई प्राइम मिनिस्टर भी तो कैबिनेट ही है, बट तभी भी हम कैबिनेट लिखेंगे, ठीक है, वो टर्म, बट वो रिटन में होता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, बिल्कुल गलत।
तभी तो इंदिरा गांधी के टाइम में एक चैलेंज हुई थी और उनको बोला गया था कि ये दैट वाज अ किलिंग ऑफ द डेमोक्रेसी और बहुत सारी चीज़ों का वो किया गया था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, नीदर वन एंड नीदर टू। विद रेफरेंस टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के रिस्पेक्ट में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर करते हैं कौन सा स्टेटमेंट कैसा है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल, अच्छा नहीं। ही इज़ आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट, अरे भाई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है तो आंसरेबल क्यों होंगे। इट इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशन, बिल्कुल सही, ये सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं ये स्पीकर करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है इनको अपॉइंट, ठीक है, तभी तो वो प्रोटेक्टर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रैक्टिसेस ट्रेडिशन के हैं। अरेंज द फॉलोइंग कमीशंस कमिटीज फॉर्म इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम करना है, देख लेते हैं। सरकारिया कमीशन, ARC का रिफॉर्म, आनंदपुर साहिब प्रपोजल, राजमन्नार की कमेटी, ठीक है। तो इसका आंसर पहले ARC आए थी, ARC की जो ARC 1966 में बना था, ठीक है। राजमन्नार की जो है 1969 में बनी थी, तो सबसे पहले तो यही आएगा, कौन, ARC। आनंदपुर वाले में तो पता है ना कि 1973 के टाइम जो इमरजेंसी के पहले ही आई थी, फिर आया था लास्ट में सरकारिया कमीशन। इसका सबको याद रहता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के आंसर्स में हम लिखते भी हैं, तो ये बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स हैव बीन गिवन द राइट टू प्रिजर्व द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के में कौन से दिया है, तो आर्टिकल 29 में ही ये बात दी हुई है, ठीक है, में वो प्रिजर्व करने की बात। अब आते हैं 63 में, 371 का जे विच मेक्स ए स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ कर्नाटका, अच्छा, स्टेट ऑफ कर्नाटका वॉज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट एक्ट। देखो स्टेट का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें तो हमें याद होनी ही चाहिए, तो 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 देख लेते हैं, ठीक है। 64 में गिवन द फॉलोइंग, फिर से असर्शन और रीजनिंग की बात बोल रही है। राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ लीगल और स्टैट्यूटरी राइट बोल रहा है, ये लीगल और स्टैट्यूटरी राइट है, अच्छा, तो ये तो सही है ना, लीगल स्टैट्यूटरी राइट है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलता तो बिल्कुल गलत है। राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू वोट और राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात तो सही बोल रहा है, मेंशन तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये इसका रीज़न नहीं है, ये इसका रीज़न नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में जब तक लिखित में नहीं है तो अभी तो वो लीगल और स्टैट्यूटरी राइट है, अदरवाइज वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता ना, तो ये बात तो सही है, सी होगा इसका, ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है। 65 देख लेते हैं। अरेंज द 6 क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो फार इन द करेक्ट ऑर्डर, अरेंज करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आता है तमिल, संस्कृत, तेलुगु, उड़िया, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स में बताओ तो कि और कौन कौन से हमारे क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, इन चारों को छोड़ के, क्योंकि 6 है ना। 66 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, दे कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मिसबिहेवियर एंड प्रूवन मिसकंडक्ट, अच्छा, ये मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर के रिस्पेक्ट में रिमूव कर जा सकते हैं। द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस फ्रॉम देयर ऑफिस इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 124 का 4, बिल्कुल मेंशन तो है ही, बट ये चीज़ें नहीं दी हुई हैं कि आप प्रूवन मिसकंडक्ट नहीं है, मिसबिहेवियर टर्म सही है, ये यहाँ पे इनकैपेसिटी है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल और प्रेसिडेंट के रिमूवल, इम्पीचमेंट जो है वो टर्म जो 61 आर्टिकल में दिया है, वो दोनों में ये देख लीजिएगा कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए दिया है, ठीक है। अब 67 देख लेते हैं। गिवन बिलो, फिर से असर्शन और रीजनिंग की बात बोली जा रही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज मोर पावरफुल दैन द ऑल द सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड, अच्छा, ये बात तो सही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द गारंटर ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स अलॉन्ग विद द फेडरल कोर्ट एंड फाइनल एपलेट ऑफ द कोर्ट, ये तो बात सही है, क्योंकि वो हमें कोई भी अपील लगाना होता है तो हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट में जाते ही जाते हैं, तो वो तो है, वो गारंटर भी है फेडरल करेक्टर को मेंटेन करा के, कि और स्टेट को प्रॉब्लम होती है किसी और स्टेट से या सेंटर उसके साथ कोई भी चीज़ें कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है।
तो ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ मोर पावरफुल देन द अदर सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज लगा के देख लीजिए और ये आंसर सही है। दोनों वो दोनों सही भी हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अब 68 देखते हैं। 68 में विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैव बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल बाय द 71st अमेंडमेंट एक्ट। मैंने पिछली बार भी ये ट्रिक बताई थी। 71st वाले में देख लेते हैं। KMN मतलब कोंकणी, मैथिली, नेपाली, ठीक, तो KMN है, यही है। BDMS वाला भी ट्रिक था 92nd अमेंडमेंट एक्ट में, BDMS, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा C। 69 देख लेते हैं। 69 में बोल रहा है कि इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म लॉज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया था? तो ये शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है, और यही लैंड रिफॉर्म की वजह से 9th शेड्यूल भी आया था। 9th शेड्यूल में ये चीज़ें लिखी गई हैं। उसी हिसाब से उसी के बाद ही केशवानंद भारती केस जो बेसिक स्ट्रक्चर को बताता है वो भी आया था। सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 वाला, ठीक है। 70 वाला देख लेते हैं। गिवन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, फिर से असर्शन और रीजनिंग की ही बात बोली जा रही है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है हाई ऑफिशियल बॉडी है इंडिया में। अच्छा, इट्स ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज, ये बात तो सही है। उसकी जो ऑर्डर्स हैं वो चैलेंज नहीं किया जा सकते, और वो हाई कमीशन है, दोनों ही सही है। बट ये एक दूसरे की व्याख्या तो नहीं करते हैं कि भाई बहुत हाई है इसलिए उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अगर वो अपनी डिलिमिटेशन कमीशन जो लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के सामने जो चीज़ें रखता है उसको वो लोग मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, दे कांट मॉडिफाई इट, ये भी याद रखिएगा। तो ये दोनों सही हैं पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। अब आते हैं 71 में। फिर से आया है क्या, हमें मैच द फॉलोइंग मिला है, देख लेते हैं। इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जो है वो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की प्लेस कहाँ है, देख लेते हैं। तो इंडियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जो प्लेस है वो है हमारा ए का, देखते हैं, मैसूर, ठीक है। सेंट्रल संस्कृति न्यू दिल्ली में है, संस्कृत इंस्टीट्यूट। सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट है वो आगरा में है। इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो है वो हैदराबाद में है, ठीक है। इसका आंसर हो गया, ठीक है, इसका आंसर हो गया सी। अब आते हैं 72 देख लेते हैं। बोल रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दो भाई, पंचायती राज के जो ये कमिटीज़ फॉर्म हुई थी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता दो। सबसे पहले आया ही था हमें बलवंत राय मेहता कमेटी, BRM, ठीक है। ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो आया था 1952 में, मतलब हम आज़ाद हुए थे और हमारी पार्लियामेंट बन गई थी तभी स्टार्ट हो गया था। फिर आया था अशोक मेहता कमेटी, तो अशोक मेहता कमेटी ये 75 के बाद 77 में आया था। और GV राव कमेटी जब आया था वो आया था 1985 में। और फिर लास्ट में LM सिंघवी कमेटी आई थी, ठीक है, वो 86 में, मतलब 1 साल के बाद ही आई थी। तो 3, 4, 1, 2, तो मैंने तो ऐसे याद किया था, बता दे रही हूँ मैं बैग्स से। तो पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर अशोक मेहता कमेटी, मतलब GKV राव, फिर लास्ट में सिंघवी साहब आए थे। कुछ ये चीज़ श्योर शॉर्ट हेल्प कर सकती है क्योंकि ईयर तो यहाँ पूछ नहीं रहा है, एक आध दो भी अरेंज कर लेते हो आप लोग तो आंसर आ जाता है। बस हमें याद करने से मतलब है क्योंकि वो ट्रिक्स ही आती है, एग्जाम में काम आती है। कभी कभी हम आंसर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं 73 वाले में। विच ऑफ द फॉलोइंग DPSP वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन से किए गए थे। तो ये 48 का A, 39 का A भी हुआ था, याद रखिएगा, और 48 का A भी हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ द गुड गवर्नेंस, कौन सा पिलर गुड गवर्नेंस का नहीं है, देख लेते हैं। इक्वलिटी एंड इंक्लूजन, भाई कोई भी गवर्नमेंट होगी तो दोनों के बराबर और इंक्लूजन लाएगी। ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये भी है। पार्टिसिपेशन एंड रूल ऑफ लॉ, भाई लोकल लेवल पंचायती राज तभी तो आया। रिलीजियसिटी एंड सेंटिमेंटलिटी नहीं है भाई, धार्मिक और भावुकता तो नहीं है, ये नहीं है पिलर ऑफ द गुड गवर्नेंस। 75 देख लेते हैं। 75 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोविजन विच कैन बी अमेंड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट। कौन कौन से प्रोविजन है कि भाई मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स की जो प्रोविजंस हैं उसकी सहमति चाहिए ही चाहिए। इलेक्शन बिल्कुल, क्योंकि फेडरल करेक्टर की बात आ रही है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल फेडरलिज्म हर्ट हो रहा है तो भाई अफेक्ट होता है तो करेगा ही करेगा। प्रोविजन रिलेटेड टू 7th शेड्यूल, बिल्कुल, क्योंकि 7th शेड्यूल में सेंटर के सब्जेक्ट्स दिए हैं ना, लिस्ट, सेंटर स्टेट लिस्ट दी है कि कौन कौन से पे लोग सेंटर पे लिस्ट पे कौन सा सब्जेक्ट बना सकता है, सेंटर स्टेट कौन बना सकता है, तो ये चीज़ दी है। एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, नहीं,
ये चीज़ मोर देन हाफ का नहीं होता, क्योंकि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल बहुत कम स्टेट्स में है। और ये ज़रा बता दें किसके पास है, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, यूपी और बिहार में मटक। तो मटक में फिर से मैं बताती हूँ, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार में मटक, ठीक है। तो इनके पास एलसीज हैं और सबके पास नहीं है। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।